गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। आवाज आ रही है गुड मेरी? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? यस मैम। और यस मैम। स्क्रीन भी हो गई शेयर? यस मैम। ओके, एक मिनट। कल मैंने असाइनमेंट भेजी थी, की आप लोगों ने या नहीं की? कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब आप बिल्कुल मतलब केयर ही नहीं मैम कर कर रहे। ली। कर ली? कितने यस ठीक मैम। हो गए? ठीक हो गए क्वेश्चन? यस। गुड। तो ये बात आप नोट कर लो, एक कागज पे लिख लो। जो बच्चा रोज करेगा ना असाइनमेंट, उसके मार्क्स देख लेना और अपने देख लेना। फिर बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम मत है ना कि हाँ हमारे तो नंबर कम आए। मैं आपको हर तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि पेपर तक आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाए कि आप बिना डरे पेपर दे सको। एक मिनट। आज हमने करना है ट्रायल बैलेंस। बेटा इसका चार्जर दे दो, इसे थोड़ी आवाज आ रही थी। हाँ वो इसको ये चार्जर इधर दे दो इसको। कहाँ इसका चार्जर थी? हाँ बस इधर कर दो, मैं अपने आप कर दरवाजे से बंद कर दो, मेरी रूम आए अंदर, ठीक है? ऑन नहीं है पिंकी, ऑन नहीं है बेटा उधर से। हाँ जी, आज हमने करना है ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन एंड स्क्रूटनी। ठीक है, हमने ट्रायल बैलेंस बनानी भी है। अभी भी नहीं हुआ, उसको अच्छे से हो गया होगा। हमने ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनानी है और उसकी स्क्रूटनी किस तरह से करनी है, ये पढ़ना है हमने। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, मतलब ज्यादा बेसिक से आप लोगों को पता है कि सिर्फ वो चीजें बताऊंगी जो मुझे लगा है जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा सिलेबस जो है काफी है। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट आएंगे। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला कि आपको सारे फॉर्मेट बना के याद करने हैं। आप लोग फॉर्मेट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो अपनी नोटबुक पे? मैंने पहले कहा था जर्नल का फॉर्मेट, सब्सिडरी बुक्स का फॉर्मेट और लेजर का फॉर्मेट बना रहे हो आप लोग? हाँ जी बच्चा, फॉर्मेट बनाने बहुत जरूरी है। कोई भी बच्चा कोई भी फॉर्मेट नहीं छोड़ेगा। आपको देख के अपनी नोटबुक में बनाना है ताकि कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपका फॉर्मेट गलत है तो कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता दूं। इट इज वेरी वेरी क्लियर। ट्रायल बैलेंस ऑफ दिस कंपनी एज ऑन दिस डेट, एक डेट पे बनती है। सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट्स, लेजर फोलियो जहां पर आपका लेजर नंबर आएगा यहाँ पर, और डेबिट एंड क्रेडिट। तो फीचर्स हमने सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के पढ़े हैं। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट ए स्टेटमेंट, ये कोई हमारा अकाउंट नहीं है सबसे पहले, क्योंकि अकाउंट होता है हमारा लेजर। तो ट्रायल बैलेंस हमारी क्या? हाँ जी बेटा। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट रुको फिर। हाँ जी बेटा, अब क्लियर है? अब आ रही है क्लियर आवाज मेरी? यस मैम। ठीक है बेटा। सबसे पहले हमने फॉर्मेट करना है ट्रायल बैलेंस का, उसके बाद इसके फीचर्स करने हैं। सबसे पहला फीचर है कि ये हमारा अकाउंट नहीं है। कोई आपसे पूछे ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ये हमारी स्टेटमेंट है, हमारा अकाउंट नहीं है। दूसरा, ये हमारी डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। कोई आपसे पूछे कि डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है ट्रायल बैलेंस, तो हम जवाब देंगे नो, बिकॉज इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट।
दूसरा, ये हमारी एक्चुअल बुक्स में अपीयर नहीं होती है, इट इज नॉट अपीयर इन एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहीं पे इसका कोई वो नहीं आता है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट बनाते हैं हम, समरी होती है। इट इज यूजली प्रिपेयर्ड ए सेपरेट डॉक्यूमेंट है, ये हमारी अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। इट इज ए प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डेट, नॉट फॉर ए पीरियड। जैसे हम कहते हैं ना किसी लेजर अकाउंट को हम साल के लिए बनाते हैं, मंथ के लिए बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है और किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं बनती है। ट्रायल बैलेंस किसी भी टाइम हम बना सकते हैं, ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि ट्रायल बैलेंस हम सिर्फ साल के एंड में बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस आप किसी भी टाइम पे बना सकते हो। ओके, मंथली बना सकते हो, क्वार्टरली बना सकते हो, हाफ ईयरली बना सकते हो, क्योंकि देखो ट्रायल बैलेंस का पर्पस है हमें ये देखना कि हमारा डेबिट क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहीं हमने अकाउंटिंग में कोई गलती तो नहीं की। इट इज जस्ट ए वेरिफिकेशन ऑफ अवर अकाउंटिंग। तो अगर हम मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली करते रहेंगे तो एंड में जाके हमें वो दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ क्यों नहीं मिल रहा, कहाँ सस्पेंस में डालें, कहाँ गलती हुई है। तो इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस मंथली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, हाफ ईयरली भी बना सकते हैं, और एनुअल बेसिस पे तो बनती है। और एंड ऑफ द ईयर तो बननी है, मस्ट है वो, तो बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये कब बनती है? बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे, उनसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस बनानी है। ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है। इफ द बुक्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, अगर हमारी अर्थमेटिक्स ठीक है हमारी बुक्स में, तो हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर जाएगा, एग्री कर जाएगा। और अगर नहीं एग्री करता तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट हो गया, यानी कि डेबिट क्रेडिट मिल गया, सिर्फ ये एक प्राइमा, लेकिन ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आपका बिल्कुल सब कुछ ठीक है, आपने कोई गलती की ही नहीं है। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से भी पता नहीं चलती हैं। तो अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि आपकी ट्रायल बैलेंस मैच हो रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक है? तो आप जवाब दोगे नहीं, ये सिर्फ एक प्राइमा फेसी एविडेंस है कि हमारी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस ठीक हैं, पर ये कोई एविडेंस, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि हमारी सारी अकाउंटिंग ठीक है, हम तब भी गलत हो सकते हैं। ये बात समझ आई आप सबको? यस मैम। तो ये फीचर्स आपने अच्छे से याद करने हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इतनी ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, बट आप लोग पढ़ लेना, इसको रीडिंग जरूर कर लेना। आपने फीचर्स कर लिए, वो अच्छे से जरूरी थे। जो चीज मैं छोड़ रही हूँ वो इसलिए छोड़ रही हूँ कि आप लोगों का टाइम बचे क्लास में, हम मेन चीजों पे फोकस करें। लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप वो चीजें करोगे नहीं। रीडिंग आपने 100% लेनी ही लेनी है। बात समझ रहे हो आप मेरी? हाँ जी। अब हम Yes, ma'am. करेंगे अब हम करेंगे वो एरर्स, जैसा कि अभी हमने बोला कि हमारी ट्रायल बैलेंस मिलना एक एविडेंस है कि हाँ हमारी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन कोई वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसी एरर्स कौन सी होती हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलती हैं, उसका डेबिट क्रेडिट हमारा मैच कर गया, लेकिन फिर भी कुछ एरर्स हैं हमारी अकाउंटिंग के अंदर और वो हम ट्रायल बैलेंस से रिवील नहीं कर पाते। ऐसी कौन सी एरर्स हैं? अगर आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे पास जवाब होगा, सबसे पहला एरर ऑफ ओमिशन और डुप्लीकेशन, सेकंड एरर ऑफ कमीशन, थर्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, फोर्थ एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड फिफ्थ इज कंपनसेटिंग एरर। तो पहली क्या है हमारी? एरर ऑफ ओमिशन और डुप्लीकेशन। ओमिशन होता है भूल जाना, आपने कोई ट्रांजैक्शन की और उसको एंट्री करना भूल गए, ओमिट हो गया पूरा का पूरा। आपने कोई सेल करी, कोई परचेज करी, कोई सैलरी पे की, कुछ भी किया, व्हाटएवर, उसका डॉक्यूमेंट तो रख लिया अपनी फाइल के अंदर, लेकिन उसका जर्नल में एंट्री करना भूल गए। जब आप कंप्लीटली ही भूल गए तो ना आपने डेबिट किया,
ना आपने क्रेडिट किया तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगी ना। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज रह गई है, कुछ गलती हो गई है, क्योंकि आपने तो उस ट्रांजैक्शन को कंसीडर ही नहीं किया कहीं भी। समझ आई आपको ये बात? हाँ जी, पता चला एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? यस मैम। यस मैम। अब डुप्लीकेशन क्या है? यस मैम। ठीक है, गुड। अब डुप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेशन है कि एक ही एंट्री को आपने 2 बार डाल दिया। ओमिशन में तो आप बिल्कुल ही भूल गए। 100 रुपए की सेल करी, कैश डेबिट टू सेल, नहीं करा आपने एंट्री तो 100 रुपए कैश में भी नहीं गए, सेल में भी नहीं गए, ट्रायल तो मैच हो गई। डुप्लीकेट का मतलब आपने 2 बार एंट्री कर दी, यानी सेल में भी 200 डाल दिए, कैश में भी 200 डाल दिए, तो डुप्लीकेशन में भी क्या होगा? वो भी आपको ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगी। चाहे आप भूल गए, चाहे आप 2 बार एंट्री कर दो, चाहे आप 3 बार कर दो, डेबिट क्रेडिट तो मैच ही हो जाएगा। तो इन दोनों तरह की गलतियों से आपकी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगी और आपको अपनी गलती का पता नहीं चलेगा। सेकंड है एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट। कमीशन का मतलब है अमाउंट गलत कर दिया, यानी कि आपने सेल तो करी 560 रुपए की और एंट्री कर दी 650 रुपए की, डेबिट में भी गलत कर दिया, क्रेडिट में भी गलत कर दिया। रिकॉर्डिंग के टाइम गलती हुई है, ये बात ध्यान रखना, आगे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है या एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। देखो वो गलती हुई है रिकॉर्डिंग के टाइम। अगर कोई गलती रिकॉर्डिंग के टाइम हो रही है तो वो डेबिट में भी गलत जा रहा है, क्रेडिट में भी गलत जा रहा है, और जब दोनों जगह पे ही गलत जा रहा है तो आपको अपनी गलती का पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगी। अगर वही गलती पोस्टिंग के टाइम पे होती है, ध्यान रखना इस बात को, वर्ड को याद रखना जो मैं आपको बता रही हूँ। रिकॉर्डिंग के टाइम डेबिट क्रेडिट दोनों गलत हैं तो ट्रायल बैलेंस से गलती का पता नहीं चलेगा। पोस्टिंग के टाइम हमारी एक साइड गलत होगी, यानी कि रिकॉर्डिंग ठीक हो गई, हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन पोस्टिंग के वक्त कैश में तो हम ठीक ले गए, सेल में गलत ले गए, तो अब एक साइड गलत हो रही है, वहां पर हमारी गलती पकड़ी जाएगी क्योंकि हमारा डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा। तो गलती वही है आपकी कमीशन की, लेकिन ये कमीशन की गलती 2 जगह पे आती है। अगर रिकॉर्डिंग के टाइम आपने गलत अमाउंट डाल दिया तो वो नहीं पकड़ा जाएगा, पोस्टिंग के टाइम पे डाल दिया तो पकड़ा जाएगा। समझ आ गई आपको ये बात? हाँ जी। यस मैम। अब आगे आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? आपने अमाउंट भी ठीक डाल दिया, एक को डेबिट भी कर दिया, एक को क्रेडिट भी कर दिया, लेकिन पर्सनल अकाउंट को रियल में डाल दिया, रियल को पर्सनल में डाल दिया। वो प्रिंसिपल जो फंडामेंटल थे हमारे रियल, पर्सनल और नॉमिनल, वहां पर आप गलती कर गए। जैसे आपने परचेज किया ऑफिस फर्नीचर, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ABC, अगर आपने उधार पे खरीदा है जिससे भी, कैश खरीदा तो टू कैश, लेकिन आपने परचेज वर्ड पढ़ा और आपने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू ABC जो भी। अब डेबिट भी ठीक है, क्रेडिट भी ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल की गलती है, जो चीज फर्नीचर के अकाउंट में जानी चाहिए थी वो आपने परचेज में डाल दी, तो वो गलती तो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगी ना आपको, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो मैच कर गया आपका। इसी तरह आपने रिपेयर करवाया मशीन को और एंट्री कर दी मशीन अकाउंट डेबिट, वो तो रिपेयर में जानी चाहिए थी, वहां भी मैच कर जाएगा आपका। आपने राम को सैलरी दी, एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी डेबिट, आपने कर दिया राम डेबिट, लेकिन डेबिट क्रेडिट अमाउंट तो मैच हो रहा है ना, ट्रायल बैलेंस तो डेबिट क्रेडिट के अमाउंट से मैच करती है ना। तो जब एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है वहां पर भी आपकी गलती नहीं पकड़ी जाती, अगर आप वो प्रिंसिपल रिकॉर्डिंग की जगह पे कर रहे हो तो। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपने अमाउंट ओरिजिनल एंट्री में ही गलत डाल दिया, यानी कि सब्सिडरी बुक में ही अमाउंट गलत डाल दिया, तो वहां से जब आप पोस्टिंग करोगे जिसके भी पर्सनल अकाउंट में, तो वही गलत अमाउंट ही जाएगा, तो डेबिट क्रेडिट दोनों गलत हो जाएंगे। इसी तरह कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर वो होती है, मान लो 2 या 2 से ज्यादा गलतियां आपने कर दी बुक्स में
और वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, एक दूसरे को। जैसे एक जगह आपने 560 को 650 लिख दिया और दूसरी जगह 650 को 560 लिख दिया। अब दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया, लेकिन गलती तो दोनों जगह पे है, तो उसको बोलते हैं हम कंपनसेटिंग एरर्स। अब ये वो एरर्स हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलती। पता चल गया ये आपको क्या है? यस मैम। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस। अभी तक आपने ट्रायल बैलेंस सीखा होगा कि हम लेजर के अकाउंट्स बनाते हैं और उसको ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। अब हम एक चीज नहीं सीखेंगे यहाँ पर। नई चीज क्या है कि ट्रायल बैलेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं, एक टोटल मेथड और एक बैलेंस मेथड। टोटल मेथड में जैसे मान लो आपने डेटर का अकाउंट बनाया, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल कर दो, डेबिट वाला डेबिट में डाल दो, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, बैलेंस मत करो उस अकाउंट को। ये हम कम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी लेजर को बैलेंस नहीं करते, उसका टोटल डेबिट डेबिट में डाल देते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट में। लेकिन यूजली हम बैलेंस मेथड यूज करते हैं, जिसमें हर एक लेजर अकाउंट का हम बैलेंस करते हैं और बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। तो ये दो मेथड आपको याद रखने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो ये हमारा सेकंड मेथड है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डेबिट में आना है, क्या क्रेडिट में आना है। जैसे कैपिटल हमेशा हमारा लाइबिलिटी होती है, ये क्रेडिट में आती है। सेल्स हमेशा क्रेडिट में आती हैं। कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। परचेजेस हमेशा डेबिट में आती हैं। करंट अकाउंट क्योंकि उसने क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट में आएगा। पेटी कैश, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, डेबिट में आता है। सेल लेजर है हमारी, क्रेडिट में आएगी। परचेज लेजर हमारी डेबिट में आएगी। सैलरीज हमारा खर्चा है, डेबिट में आएगा। कैरेज इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, दोनों हमारे खर्चे हैं, हमारे डेबिट में आएंगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आएगा। बिल्डिंग डेबिट में आएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे खर्च लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में आएगी। ये सब प्रिंसिपल्स आपको पता है, क्या डेबिट में आना चाहिए, क्या क्रेडिट में आना चाहिए? यस मैम। तो बस वही हमने यहाँ पर ma'am. किया। हेड ऑफ अकाउंट लिखा, डेबिट वाले अकाउंट्स को डेबिट में डाल दिया, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में डाल दिया और हमारा टोटल मिल गया और ये हमारी ट्रायल बैलेंस बन गई। तो ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है, एक बारी बिना देखे ट्रायल बैलेंस बनानी है और फिर चेक करना है कि आपने ठीक बनाई है या नहीं बनाई। अब एडजस्टेड परचेजेस एक वर्ड हमें लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि हमने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, तो अब देखो इसने यहाँ पर स्टॉक लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। नहीं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता अगर सिर्फ परचेजेस लिखी होती तो। अगर एडजस्टेड परचेजेस, ये बात ध्यान रख लो, लिख के पल्ले बांध लो। इट मे बी नोटेड, इसको हाईलाइट कर लो अपनी बुक में, ठीक है। इट मे बी नोटेड इफ, अगर एडजस्टेड परचेजेस आपको दी हुई हों तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लेना है, कंसीडर करना है। नहीं लिखी हो तो नहीं लेना है। क्लियर है ये बात? हाँ जी बच्चे, समझ आया आपको ये बात? अब अगला क्वेश्चन ये कहता है आपको कि किसी इंटर्न ने, मान लो आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करने चले जाते हो सीएमए की, और उन्होंने आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दे दिया और आपने अच्छी तरह क्लास में नहीं सुना था या फिर बाद में तैयारी नहीं की थी, बट किसी तरह से आपका पेपर तो क्लियर हो गया, पर आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है और उस बच्चे ने गलत कर दिया, आपको उसको ठीक करना है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट है, खर्चा है, डेबिट में आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट में नहीं आ सकता ना, वो तो डेबिट में आना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा एसेट होती है। आई बात समझ? अब इसने सन्ड्री डेटर को भी क्रेडिट में डाल दिया, सन्ड्री डेटर तो डेबिट में आते हैं, ठीक है। क्रेडिटर उसने ठीक डाले हैं क्रेडिट में, फिक्स्ड एसेट्स भी ठीक हैं। ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट में आना था, वो डेबिट में डाल दिया। एक्सपेंसेस डेबिट में आने थे, सेल्स ठीक है, कैपिटल क्रेडिट में आनी थी। तो इन गलतियों को आपने ठीक करना है एज ए सीनियर अकाउंटेंट। जो इंटर्न ने गलतियां की,
वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको चेक करो और उसको रीड्राफ्ट करो। तो इस क्वेश्चन में बस वही है, ठीक है। और ये रिमार्क्स में उसने लिखा भी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस सारे डेबिट में आते हैं, ये बात नोट कर लेना। एसेट्स भी सारी डेबिट में आती हैं, लाइबिलिटीज सारी क्रेडिट में आती हैं, और इनकम भी क्रेडिट में आती है, इक्विटी भी क्रेडिट में आती है। तो इस तरह से आप बाइफरकेट करके इसको रीड्राफ्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद से करना है, सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं। नहीं करोगे तो फिर अब आप समझ लो किसका नुकसान है, मेरा नहीं है, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना बच्चे। नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशंस। अब एडजस्टमेंट क्या होती हैं, जैसे आपने फाइनल अकाउंट किया होगा, +1 में फाइनल अकाउंट किया था विद एडजस्टमेंट या नहीं किया था, या छोड़ दिया था? किया था मैम। बस फिर जिसने किया था समझ लो उसको समझ आ जाएगा, जिसने नहीं किया था उसको नहीं आएगा। मतलब करवाने की कोशिश तो मैं सबको ही करूंगी। अब हमारे पास सबसे पहले आती है डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन क्या है? जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज खरीदते हैं, उसको हम धीरे धीरे हर साल ख़त्म करना होता है, क्योंकि हम उसको फिजिकल वियर एंड टीयर में वो ख़त्म हो रहा है, पैसेज ऑफ टाइम से उसकी वैल्यू कम हो रही है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, या वो ऑब्सोलेंस हो रहा है, पुराना हो रहा है। इन सब की वजह से हम एक टर्म यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, और उस सब का डेप्रिसिएशन मिला के हम उसकी एसेट की वैल्यू को हर साल कम कर देते हैं और उसको अपना खर्चा मान लेते हैं, और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, ठीक है। सो इसका पर्पस क्या होता है कि ग्रेजुअल ऑफ टाइम में वो आपकी एसेट जो है राइट ऑफ होती चली जाती है, ठीक है। जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होती है तो एसेट भी खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, जो फ्री होल्ड लैंड होती है उस पे हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। कोई बच्चा बताएगा मुझे कि इसके ऊपर, फ्री होल्ड लैंड के ऊपर हम डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाते बेटा? कौन बताएगा आप में से मुझे? क्यों नहीं लगाते इसके ऊपर डेप्रिसिएशन? हाँ जी खुशप्रीत। बिकॉज मैम इसकी लाइन हाँ हाँ बोलो, शाबाश। मैम इसकी वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं होती। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने। बच्चे जो भी मन में हो उसको बोलने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी होता है, जहां पर आप बोलोगे नहीं तो आपकी पर्सनालिटी वैसी ही दबी रह जाएगी। मैं इसलिए आप लोगों को बोलने का मौका देती हूँ। घबराना नहीं है, गलत भी होगा तो क्या हो गया, अपने ही स्टूडेंट हैं सारे। लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती है, ठीक है। इसलिए लैंड के ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। फ्री होल्ड वो होती है जिसका हमें कोई लोन नहीं देना, हमारा कोई किसी के ऊपर, क्या लीज होल्ड होती है, कुछ कुछ लैंड ना गवर्नमेंट आपको लीज पे देती है। लीज का मतलब होता है कि आप उसको यूज तो कर सकते हो पर आप उसके ओनर नहीं हो। 10 साल 20 साल जितने साल के लिए लीज पे देती है, आपको उसकी लीज मनी देनी होती है, तो आप उसके ओनर नहीं होते। इसलिए हम फ्री होल्ड और लीज लैंड का, दोनों का वर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज लैंड की कोई वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती है, हमेशा बढ़ती है, और उसकी लाइफ भी इनफाइनाइट होती है। उसकी लाइफ, कोई लैंड की लाइफ ये नहीं होता कि थोड़े टाइम बाद लैंड खत्म हो जाएगी। लैंड तो रहेगी ही रहेगी, हम रहे ना रहे लैंड तो नहीं कहीं जाएगी। सो इसलिए लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते। अब है डेप्रिसिएशन, जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स पर लगती है, एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड, लैंड को छोड़ के वो भी फ्री होल्ड। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास परमानेंट होते हैं, हम उनको ग्रेजुअली यूज करते हैं, कंटिन्यूइंग नेचर के होते हैं हमारे पास। और डेप्रिसिएशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार लगा दिया तो अगले साल नहीं लगाएंगे, हम उसको हर साल लगाते हैं, और जिससे हमारी एसेट की बुक वैल्यू रिड्यूस होती चली जाती है।
देयर इज ए क्विक, क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि हमारी फिजिकल डेटेरियोरेशन होती है, हमारी वियर एंड टीयर होती है, चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, ऑब्सोलीट हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, इन सब वजह से हमें डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपके कंपनी एक्ट में शेड्यूल 2 में बहुत सारी चीज़ों का डेप्रिसिएशन बताया हुआ है, किस तरह से लगाना है, और कुछ चीज़ों के ऊपर परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन भी बताया गया है। आगे आता है हमारे पास 3 टर्म्स हैं हमारे पास डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। आपको इन तीनों में फर्क पता होना चाहिए। मैं डिप्लीशन से शुरू करूंगी। डिप्लीशन होती है वास्टिंग एसेट्स के लिए, ये बात वर्ड याद रखना, वास्टिंग एसेट्स। वास्टिंग एसेट्स वो होती हैं जब एक बार यूज हो गई तो वो यूजलेस हो जाती हैं। जैसे खान है, माइन है, माइन या खान, या फिर जहाँ से हम तेल लगाते हैं, तेल का कुआं है, हम तेल निकालते हैं, कोयला निकालते हैं खान में से, जितना निकल गया उतना खाली हो गया, उतना तो दोबारा नहीं निकलेगा ना, समझ गए? और जब वो सारा निकल जाएगा तो वो खान बेकार हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को? यस मैम। तो इसको बोलते हैं डिप्लीशन एसेट्स, डिप्लीटिंग, इसको इस वास्टिंग एसेट, सॉरी, और वास्टिंग एसेट के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए हम डिप्लीशन वर्ड यूज करते हैं, और इसको हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब उतना निकालना सामान, जब हम उससे खान से कोयला निकालते हैं या डायमंड निकालते हैं या फिर कुएं से ऑयल निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। जितनी हम एक्सट्रैक्शन करते चले जाते हैं उतनी मटेरियल की क्वांटिटी उस माइन में कम होती चली जाती है। आपने कोयला निकाला तो उतनी कोयला कम हो गया उसमें, आपकी खान में, तो इसको हम डिप्लीशन बोलेंगे। एक्सट्रैक्शन होता है निकालना, डिप्लीशन होता है उसकी कम होना वैल्यू। सेकंड में आऊंगी, वापस रिवर्स चल रही हूँ, एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन होती है इंटेंजिबल एसेट्स की, डिप्लीशन होती है वास्टिंग एसेट्स की, ये आपको याद रखना है, और एमोर्टाइजेशन होती है इंटेंजिबल एसेट्स की। इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? पहले तो ये देखो, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हम उसकी वैल्यू को अपनी बुक्स में लिखते हैं। पेटेंट, अब मैं ये कहती हूँ कि ISI मार्क मैंने ले लिया, खरीद लिया, वो मैं ही यूज कर सकती हूँ, क्योंकि कस्टमर वही चीज लेगा जिसके ऊपर ISI मार्क लिखा होगा। गोल्ड कस्टमर वही लेगा जिसके ऊपर हॉलमार्क होगा। तो जब हम किसी चीज का पेटेंट ले लेते हैं कि हम इस चीज को यूज करेंगे अपनी चीजों के ऊपर, तो उसके लिए हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को इकट्ठे, दैट इज पेटेंट। उसको भी हम, अब मान लो मैंने 10 साल के लिए पेटेंट ले लिया, तो 10 साल तक मैं उस पेटेंट को यूज कर सकती हूँ। तो 10 साल तक मैं उसकी वैल्यू को, एक ही बारी पेमेंट इकट्ठी कर दी तो उसको 10 साल धीरे धीरे राइट ऑफ करूंगी, सिस्टमेटिकल राइट ऑफ करूंगी, तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। गुडविल, गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट है, इसको भी हम अमोर्टाइज करते हैं। कॉपीराइट्स भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है। इन सब एसेट्स को पहले तो नाम याद रख लो, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ये सब हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं और इनको हम अमोर्टाइज करते हैं। ठीक है, वास्टिंग एसेट्स को डिप्लीट करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करते हैं, और बाकी हमारी जो रियल एसेट्स हैं जो हम अपनी बुक्स में लिखते हैं, फर्नीचर, कार, मोटर कार, मशीनरी, इन सब को हम डेप्रिशिएट करते हैं, जिनको हम वियरिंग आउट करते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए यूज होती हैं और यूज होने से उसको, उसकी वैल्यू कम होती है या ओवर द टाइम वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है और नई मार्केट में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अगर आज की डेट में अगर हम ये कहें कि बटन वाला मोबाइल ले लो, तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा बटन वाला मोबाइल लेगा। दादा दादी माँ बाप चाहे ले ले, बच्चा कोई नहीं लेगा, उनको टच स्क्रीन चाहिए। तो अब जो बटन वाला मोबाइल है वो तो ऑब्सोलीट हो गया है ना। अगर जो मशीन में वो बनता था मोबाइल, वो मशीन तो पुरानी हो गई, तो जितने साल उस मशीन ने वो मोबाइल बनाए, हमें उस मशीन को उतने साल में राइट ऑफ करना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सपेंसेस, जो हमने कर दिए उसको हम एलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एलोकेशन जो है हमारी ओवर द यूजफुल लाइफ, जितनी लाइफ हमारी एसेट की है
उस लाइफ में हम उस खर्चे को बांट देते हैं। कोई मैंने मशीन खरीदी और वो मशीन मेरे पास 10 साल चली, तो 10 साल में मैं उसके सारे खर्चे को बांट दूंगी, हर साल में थोड़ा थोड़ा करके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज करते हैं उनकी यूजफुल लाइफ में। फॉर एग्जांपल, आपने मशीन खरीदी और उसको राइट ऑफ करना है, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट कर देते हैं। फ्री होल्ड लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता क्योंकि उसकी लाइफ इनफाइनाइट होती है और ना ही वो डेप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू तो उल्टा बढ़ती है। तो ये 3 वर्ड्स हमने किए। अब है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। 2 अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। पहला, आप इसको सीधा एसेट अकाउंट में चार्ज कर दो। उसके लिए हम एंट्री, जैसे मान लो मैंने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया, तो मैं एंट्री करूंगी डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन। और अगर हम उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डालते हैं तो हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 2 नाम दे सकते हैं हम इसको। एक नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन दोनों में क्या फ़र्क है? जब हम सीधा एसेट में से लेस कर देते हैं तो वो उसी साल ख़त्म हो जाता है हमारा, और एसेट उतने वैल्यू से कम हो जाती है। लेकिन जब हम प्रोविज़न यूज़ करते हैं या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं, तो हमारी एसेट्स में वैल्यू जो है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे ही रहती है, लेकिन हाँ, उसका जो है डेप्रिसिएशन हम अलग से एक अकाउंट बना देते हैं, वो इकट्ठा होता चला जाता है। तो पहला मेथड में हमने किया डेप्रिसिएशन टू एसेट, और जितना डेप्रिसिएशन है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन। दूसरे में हमने एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन टू एसेट नहीं करना, ये एंट्रीज भी आपने याद करनी है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हालांकि सेकंड एंट्री सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये एंट्री दोनों में सेम आती है। ये तो थे एंट्री करने का तरीका। 2 तरीके हमने सीखे, एक में हमने सीधा एसेट से चार्ज कर लिया, दूसरे में हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने बनाया। आगे है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ये आपने 6 मेथड हैं, याद कर लेने। हालांकि सारे मेथड आई डोंट थिंक आपके सिलेबस में आएंगे, बट आपको मेथड्स के नाम सारे याद होने चाहिए। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, एन्युटी मेथड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। 6 मेथड हैं हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। मैं नोट्स बनाने के लिए आपको फोर्स करूंगी कि ये 6 मेथड लिख के इनके नाम याद कर लेना। पहला है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम जिसको सिंपल निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट V माइनस S क्या है उसकी रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। V क्या है हमारी, ये सब आपको याद रखना है। V क्या है आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट, S क्या है आपकी रेजिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू। जब हम मान लो 10 आपने एसेट खरीदी 10 लाख की, तो V आपका 10 लाख आ गया। रेजिडुअल वैल्यू मान लो जब वो बिकेगी 15 साल के बाद, तो उसकी वैल्यू हमें 50,000 रुपये मिल जाएंगे, तो वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू या एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू हो गई। और N उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, मान लो 10 साल है तो 10 साल कह सकते हो। ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या राइट डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर एक फिक्स परसेंटेज हमें दी रहती है जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस पे। जैसे मान लो ओरिजिनल कॉस्ट है आपकी 10 लाख और मैंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा दिया आपको 10%, तो पहले साल आप 10 लाख का 10% निकालोगे, कितना बना 10 लाख का 10%, 1 लाख बन गया। ठीक है, हाँ जी, समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, 1 ma'am. लाख मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया, अब उसकी वैल्यू कितनी बच गई, 10 लाख में से 1 लाख चला गया तो वैल्यू बच गई 9 लाख। अब अगले साल मैं जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगी 10%, वो 9 लाख पे लगाऊंगी, ना कि 10 लाख पे। उसके ऊपर फिर 10% यानी 90,000। तो इस तरह से हमारा डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता चला जाएगा। इसमें परसेंटेज फिक्स रहती है और इसमें अमाउंट फिक्स रहता है ऊपर वाले मेथड में।
ये फर्क है दोनों में। इसमें हम इक्वल अमाउंट हर साल लेते हैं, लेकिन इसमें अमाउंट बदलता रहता है लेकिन परसेंटेज सेम रहती है। समझ आ गई आपको ये बात? दोनों में फर्क पता चल गया? Yes, ma'am. अब ये हमारी एंट्रीज हैं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, आप पढ़ लेना थ्योरी। जैसे आपने कोई एसेट खरीदी, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, आपने पेमेंट कर दी। फिर जब आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे और मान लो आप प्रोविजन बना रहे हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला मेथड कर रहे हो, तो आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और कोई एंट्री आपने इसकी नहीं करनी है। ठीक है। फिर जब आप सेल करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, वो पैसे डेबिट करोगे, और जितना आपने इकट्ठा प्रोविजन कर रखा है वो डेबिट करोगे टू एसेट। ये एंट्रीज आपको याद करनी है सारी। और जब आप एसेट सेल करोगे, एसेट डिस्पोजल टू एसेट अकाउंट कैश रियलाइज, इसको तो छोड़ दो एक बारी। ये अब ये आपका क्वेश्चन आता है जो आपको करना है, सॉरी। आपका देखो 8th एग्जाम्पल है जो उसने दिया है। आपको मशीन दे रखी है 90,000 की। मशीनें 4 खरीदी हैं आपने, एक 90,000 की, एक 24,000 की, एक 1,05,000 की, एक 2,50,000 की। एक्सपेंसेस उनको खरीदने के टाइम आपने जो खर्च किया, जो खरीदने के टाइम एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। टू बी कैपिटलाइज लिखा हुआ है। तो ये मशीन आपको पड़ गई 1 लाख की। दूसरी मशीन कितने की पड़ी आपको? 24 और 7 31,000 की। ये 125, ये 280। यहां तक समझ आ गया आपको? यस मैम। अब Yes, आपको ma'am. एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है। रेजिडुअल वैल्यू हमें दी हुई है 20,000, 3100, 12,500, 56,000। ये उसकी लाइफ दी हुई है। तो हम डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करेंगे, v माइनस एस जो भी हमने किया था। यहाँ इसने d माइनस ई इसलिए लिखा है क्योंकि d ये कॉलम नंबर है, e ये कॉलम नंबर है, f ये कॉलम नंबर है। जबकि यहाँ फॉर्मूला क्या है हमारा? v माइनस एफ अपॉन एस अपॉन एन। अभी जो हमने ऊपर किया था, v क्या है हमारी? उसकी कॉस्ट 1 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू 20,000, कितना हो गया? 80,000 हो गया। ठीक है। यस मैम। और 80,000 को हम 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 8 साल उसने चलना है हमें, तो 10,000 आ गया डेप्रिसिएशन। समझ आ गया ये आपको? यस Yes, मैम। ma'am. अब 10,000 किसके ऊपर लग रहा है? 1 लाख के ऊपर। तो कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया डेप्रिसिएशन। Yes, ma'am. इस तरह से आपने चारों का निकालना है खुद से घर पे। और इस मेथड को हम SLM मेथड बोलते हैं। SLM का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या मतलब है इसका? स्ट्रेट लाइन मेथड। हाँ, तो आपको ये एग्जाम्पल भी घर पे करना है। जितना भी मैं सिलेबस यहाँ करवाती हूँ उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल आपको घर में करने होते हैं। ये 9th एग्जाम्पल भी सेम है, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है। और वही ओरिजिनल मेथड है, आप कर सकते हो स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें हम डिमिनिशिंग वैल्यू पे निकालेंगे। जैसे ये कह रहा है 1/1/2021 को आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख की, 50,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च किए, तो टोटल मशीन हो गई आपकी 1,50,000 की। ठीक है। अब मैंने आपको फर्क बताया था दोनों में कि डिमिनिशिंग बैलेंस में हमारी परसेंटेज सेम रहती है, तो 10% हमने रेट लगाना है रिटर्न डाउन पे। पहले साल जब आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे 1,50,000 पे 10%, 15,000 डेप्रिसिएशन आ गया। तो अब आपकी वैल्यू कितनी रह गई क्लोजिंग? 1,35,000, क्योंकि 1.5 लाख की मशीन थी, 15,000 यूज हो गई, 1,35,000 रह गई। ये बात समझ आ गई आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगले साल Yes, 1,35,000
अगले साल 1,35,000 पे आप 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे, यानी 13,500। फिर इसमें से ये माइनस करोगे 1,35,000 में से, तो ये वैल्यू रहेगी हमारी 1,21,500, क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग होगा वही अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। यस मैम। अब अगले साल फिर 10% लगाओगे तो 12,150, तो ये क्लोजिंग वैल्यू रहेगी। इस तरह से हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को करेंगे। ये हमारा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तीसरा मेथड था सम ऑफ यूनिट्स मेथड, जो हमने 6 मेथड पढ़े थे। तीसरा मेथड था हमारा सम ऑफ यूनिट्स। मीन्स हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर ये कहता है कि आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। इस मेथड का मतलब ये होता है कि हमने शुरू में जब हम मशीन लेते हैं तो वो बड़ी तेजी से काम करती है, हमारी बहुत सारी प्रोडक्शन करती है। वो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती चली जाती है। तो हम डेप्रिसिएशन सारे सालों में बराबर क्यों लगा रहे हैं? हमें शुरू में ज़्यादा लगानी चाहिए, बाद में कम लगानी चाहिए। तो इसलिए वो ये कहता है कि जितने आपकी मशीन प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, उसके बेस पे आप डेप्रिसिएशन लगाओ। तो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। मतलब मान लो मैंने एक मशीन खरीदी 10 साल के लिए, तो अभी तक तो मैं 10 साल उसकी वैल्यू देख रही थी। अब हम साल नहीं देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि वो मशीन कितने यूनिट्स बनाएगी पूरी लाइफ में, चाहे वो 5 साल चले चाहे वो 10 साल चले। क्योंकि हो सकता है कोई मशीन 5 साल में ही 1 लाख यूनिट बना दे और कोई मशीन 10 साल में 1 लाख यूनिट बनाए। तो हमने ये देखना है कि वो हमारे लिए प्रोडक्शन कितनी कर रही है। तो टोटल प्रोडक्शन और इस साल में कितनी प्रोडक्शन हुई, वो दोनों की रेशियो आपकी डेप्रिसिएशन आएगी। यूनिट मेथड हम इसको बोलते हैं, सम ऑफ यूनिट मेथड। जैसे अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। वो कहता है एक मशीन आपने खरीदी 60 लाख की, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है 40,000, और ड्यूरिंग द ईयर जो 10 साल की वैल्यू है उसकी, उसमें उसने 2 लाख यूनिट्स बना के देने हैं आपको 2 लाख यूनिट बना के देने हैं। समझ आ गई ये बात? मैम अब पहले साल उसने बनाए 20,000 यूनिट, दूसरे साल भी 20,000, तीसरे साल जाके उसकी वैल्यू मतलब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई क्योंकि वो पुरानी हो गई थी मशीन। तो उसने 15,000 रुपए तीसरे, चौथे, पांचवें और 4 साल तक उसने 15,000 यूनिट बनाए। फिर 7, 8, 9, 10 4 साल उसने 25,000 यूनिट बनाए पर ईयर। अब आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? देखो, पहले 2 सालों में उसकी डेप्रिसिएशन क्या आएगी? 20,000 क्या है उसकी पर ईयर की प्रोडक्शन कैपेसिटी, डिवाइडेड बाय 2 लाख जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू। 60 लाख की आपने मशीन ली है, 4 लाख उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, तो 56 लाख हो गई ना उसकी वैल्यू। समझ आ गई? यस मैम। तो पहले और दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा 5,60,000। फिर तीसरे साल से उसकी कैपेसिटी कम हो गई 15,000, तो 15,000 के हिसाब से निकालेंगे 4,20,000 6 सालों तक। फिर उसके बाद उसने फिर ज़्यादा बनाने शुरू कर दिया यूनिट्स, 25,000 बनाए हमने, तो फिर आपकी 7 लाख के हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो इस तरह से आपने सम ऑफ यूनिट्स मेथड करना है। समझ आ गया सम ऑफ यूनिट्स मेथड आपको? यस मैम। आगे सारे एग्जाम्पल इसी से मिक्स्ड एग्जाम्पल हैं, आप लोग कर लोगे एक बारी घर पे। और अगर कहीं डाउट आएगा तो कल क्लास में, कल मैं क्लास नहीं लूँगी, परसों अगर दूसरी क्लास नहीं हुई तो लूँगी, तब तक आप ये सारे क्वेश्चन कर लेना। कोई डाउट होगा तो फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अब है हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि हमने उसकी लाइफ 10 साल मानी हो, लेकिन 5 साल के बाद ही हमें लगता है कि हम नई चीज़ खरीद लेते हैं।
और हम उसको बेच देते हैं, ठीक है। बेचने से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। सबसे पहले तो हमें वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपकी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे। मान लो 10 लाख की आपकी मशीन थी, आपने अभी इसी मशीन में आते हैं जो हमारी 20-20 हजार रुपए की आई थी। 56 लाख की आपने मशीन खरीदी थी। 20,000 डेप्रिसिएशन पहले साल लगाया आपने, नहीं कितना, 5,76,000 था ना। चलो 5 लाख पहले साल लगाया, 5 लाख दूसरे साल लगाया, 10 लाख डेप्रिसिएशन लगाया। तो अब 2 साल के बाद वो मशीन कितने की रह गई? 46 लाख की रह गई। यस मैम। अब मान लो वो बिकती है 48 लाख की, तो 2 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया। और अगर वो बिकती है 42 लाख की तो 4 लाख का आपको लॉस हो गया। इस तरह से हमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। और उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो भी देख लो। मान लो आपकी जो वैल्यू, अब ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं पहले ये भी बता लूं, क्योंकि कई बार हम पूरी मशीन नहीं खरीद बेचते, उसका कुछ पार्ट्स चेंज कर देते हैं। तो मान लो 46 लाख में से मैं 20 लाख की एक पार्ट निकाल के बेच रही हूँ, तो उसका जितना हम पार्ट बेचते हैं उसका रिटर्न डाउन वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एसेट डिस्पोजल टू एसेट, इस तरह से हम पहले एक एंट्री करते हैं। जितनी एसेट हमने बेचनी होती है वो एसेट अकाउंट से निकाल के हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल देते हैं। फिर वहां से जब हम बेचते हैं तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और अब तक का अगर इस करंट ईयर का कोई डेप्रीसिएशन आपका लगाना रह गया, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि मैं एसेट स्टार्टिंग में या एंड में बेचूं, हो सकता है मैं जुलाई में बेच रही हूँ, हो सकता है मैं सितंबर में बेच रही हूँ। तो जब तक आपने उस एसेट को यूज किया है उतने महीने का डेप्रीसिएशन आपने लगाना है, वो आप डेबिट करोगे टू एसेट डिस्पोजल। फिर सेल के टाइम जो अगर तो प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट डिस्पोजल टू प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट डिस्पोजल। ये एंट्रीज आपने लिख के याद करनी है। जो चीज मैं जैसे कह रही हूँ आपको वैसे ही करनी है अगर आप मार्क्स अच्छे लेना चाहते हो तो। क्वेश्चन सारे करने हैं, सॉल्यूशन सबके दिए हुए हैं। जहां दिक्कत आए मेरे से आप डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो। और सारी एंट्रीज लिख के याद करनी है, नहीं तो याद नहीं होंगी आपको, मैं आपको बता रही हूँ। और फिर बाद में नहीं कहना कि मैडम ने, मेरा मतलब यहाँ सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको गाइड करना है कि आप किस तरह से अच्छी तरह अपनी तैयारी कर सकते हो। ये मेथड ज़्यादा बेटर है अल्टरनेटिव अप्रोच, जिसमें एसेट डिस्पोजल वाला कहानी ही खत्म हो जाती है। आप उसको काट सकते हो, आप ये मेथड यूज कर सकते हो। कैश सीधा अपने एसेट बेची, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेप्रीशिएशन टू एसेट। अगर इस साल कुछ लगाना है तो प्रॉफिट है तो एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट। अब आपका ये क्वेश्चन एक मैं बता देती हूँ। जैसे ये कह रहा है 1 अप्रैल 2021 को सोम लिमिटेड ने मशीन खरीदी 66,000 की, 5,000 उसकी शिपिंग पे दिए, 7,000 इंपोर्ट ड्यूटी दी, 1,000 कैरेज दिया, 500 इंस्टॉलेशन दिया, 500 आयरन पैड, टोटल मिला के 14,000 उसने और खर्च कर दिए उसके ऊपर। तो मशीन कितने की पड़ गई? 80,000 की पड़ गई हमें। 2 बार ही लिख दिया ना मशीन अकाउंट में टू बैंक 66,000 तो हमने उस बंदे को दिए जिससे हमने खरीदी है, और बाकी छोटे छोटे खर्चे मिला के जो हमने 14,000 किए, क्योंकि इंस्टॉलेशन तक के सारे खर्चे हम मशीन के अकाउंट में, मशीन की कॉस्ट में ऐड करते हैं। ये बात तो पता है ना आपको कि नहीं पता? हाँ जी। यस मैम। अब हमारी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 5,000 और यूजफुल लाइफ है 15 साल, ठीक है। तो अब उसने हमें कहीं नहीं लिखा कि कौन सा मेथड हमने यूज करना है, क्योंकि उसने हमें एस्टिमेटेड लाइफ दे दी और यूजफुल लाइफ दे दी और स्क्रैप वैल्यू दे दी। तो हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। 80,000 में से हम 5,000 लेस करेंगे। देखो नीचे इसने निकाला होगा डेप्रिसिएशन। टोटल 80,000 की आपकी मशीन हो गई, 5,000 की उसकी स्क्रैप वैल्यू है, 15,000 की उसकी लाइफ है, तो 5,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन आ गया आपका। ये बात समझ आ गई?
यस मैम। ऐसे ही आपने कैलकुलेशन करके दिखानी है, अपने नोटबुक में भी बनानी है और पेपर में भी ऐसे ही करके दिखानी है। बैलेंस आपका 75,000 यहाँ पर आ गया। अगले साल फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, 70,000 रह गया। अब ये मशीन खरीदी थी हमने 21 में और 1 जनवरी 2022 को फिर हमने रिन्यूअल खर्च किए 3,000। वो हम मशीन में एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि रिन्यू पे तो हम खर्चा वो रिपेयर में होता है खर्चा, वो मशीन में नहीं आएगा। खरीदने के बाद अगर हम रिपेयर करा रहे हैं उसको हम मशीन में ऐड नहीं करते, ये भी याद रख लेना। फिर 1 अक्टूबर 2023 को आपने मशीन बेच दी 50,000 रुपए की, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं 2023 में हमारा ओपनिंग बैलेंस है 70,000। आप मशीन बेच रहे हो 1 अक्टूबर को, कितने महीने हो गए? सितंबर तक आपने यूज की ना उसको, 6 महीने यूज किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ यूज किया हमने उसको, ठीक है। हाँ जी बच्चे, तो अगर पूरे साल की डेप्रिसिएशन 5,000 है तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन 2500 लगाएंगे हम इस साल की। यस मैम। अब सेल हुई 50,000 की, जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इधर आया है क्रेडिट साइड में तो इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है। अगर यही ज्यादा की बिकती तो फिर हमारा इधर आ जाता, वो हमारा प्रॉफिट होता। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। नेक्स्ट चेंज ऑफ मेथड है। चेंज ऑफ मेथड में क्या होता है, कई बार हम जैसे रिटर्न डाउन कर रहे हैं, बाद में हमने उसको स्ट्रेट लाइन पे ले आए, या स्टार्टिंग किया हमने उसको स्ट्रेट लाइन से, बाद में हम उसको रिटर्न डाउन पे ले आए, ठीक है। सच चेंज शुड बी अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये इसके लिए हमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने हैं। अगर चेंज ऑफ मेथड हम करते हैं तो हमें कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट नॉट ए अकाउंटिंग पॉलिसी। ये एक एस्टिमेट है, कोई हमारी पॉलिसी नहीं है, ये बात भी आपने याद रखनी है। ये हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये कोई हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। डेप्रिसिएशन मेथड सिलेक्शन जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब हमारे को चेंज नहीं करना चाहिए, हमारे को कंसिस्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो हम अपने एक बारी मेथड यूज कर लिया वही हमें पीरियड टू पीरियड यूज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें फिर भी ज़रूरत हो कि हमें चेंज करनी है डेप्रिसिएशन की मेथड को, तो हमें उसको मैच करना चाहिए रेवेन्यू से, और उसको बड़े ध्यान से प्रोस्पेक्टिवली करना चाहिए, यानी पीछे से करना चाहिए जब से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम आज से चेंज करना, किसी फाइनेंशियल ईयर कोई मेथड लगा दें, किसी फाइनेंशियल ईयर कोई मेथड लगा दें, वो काम हम नहीं कर सकते। उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसके हिसाब से ही हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही रैंडमली हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आ गई? यस मैम। अब है आगे एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये पढ़ लेना आप। और बस जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एडजस्टमेंट एंट्रीज हमारी एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे होती हैं, ठीक है। जब हमारा साल खत्म होता है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती हैं, उस टाइम हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, जो हम ये पढ़ेंगे सारी की सारी। आपको ये सारी एंट्रीज याद करनी है। जैसे मेन आपकी पहली एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम एंट्री करते हैं, याद है आपको? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में लिखते हो ना बाय क्लोजिंग स्टॉक, हाँ। यस मैम। और अगर आपकी ओनर ने कोई सामान अपने घर ले गया अपने ऑफिस से, जो परचेज किया था उसमें से, तो फिर आपकी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर आपने कुछ फ्री सैंपल बांट दिए सामान के, तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस। अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को कोई सामान दे दिया उसकी तनख्वाह के बदले में, तो सैलरीज टू परचेजेस आएगा,
कुछ आपकी गुड्स इन ट्रांजिट हैं, अभी पहुंची नहीं है आपके पास, तो उसकी एंट्री आएगी गुड्स इन ट्रांजिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये सारी एंट्रीज आपने लिख के याद करनी है परसों तक, ठीक है? समझ आ गई? ओके मैम। कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसकी एंट्री भी वैसे ही आएगी, एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग। स्टेशनरी अपने घर यूज कर ली, स्टेशनरी टू परचेजेस, मतलब क्रेडिट में सारा परचेजेस ही आ रहा है, आप ये देख लो। कोई मटेरियल फिक्स्ड एसेट में यूज कर लिया तो फिक्स्ड एसेट टू परचेजेस। ये आपने ध्यान रखनी है एंट्री। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, उसकी हम वापस एंट्री करते हैं। अगर आपकी कोई सामान आपने बेच दिया और इस शर्त पे बेचा कि पसंद आया तो रख लेना, नहीं पसंद आया तो वापस कर देना, उसको कहते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। उसको हम सेल नहीं मानते जब तक कि उसकी अप्रूवल नहीं आती। तो साल एंड हो गया, 31 मार्च आ गया, अभी तक उस पर्सन ने आपको बताया नहीं है कि वो लेगा या नहीं लेगा, तो हम उसको सेल नहीं मानेंगे। हम एंट्री करेंगे सेल अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट में भी हम उसको डाल सकते हैं। और स्टॉक में भी उसको डालेंगे, स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्योंकि वो जब सेल नहीं हुई तो फिर हमारा स्टॉक हो गया ना वो। तो समझ आई आपको? बाकी सब एंट्रीज आपको याद होंगी। आउटस्टैंडिंग की एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड की प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस, इनकम टू प्री रिसीव्ड एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड प्रोविजन फॉर क्रेडिटर। ये सारी एंट्रीज आपने लिख के याद करनी है, ठीक है? क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही है? Yes. आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है? इसके बाद बैड डेट प्रोविजन वगैरह की एंट्रीज हैं, ये हम फिर परसों करते हैं। ओके?